दामाद और बेटे में भेदभाव। अरे भाग्यवान, मैं तुझे पहले ही बता रहा हूँ, कोई भी बात करने से पहले अच्छे से सोच लेना। और हाँ, सारी बातें अच्छे से रखना पंडित के सामने। देखो पंडित जी भी आ गए। जैसे ही पंडित घर के अंदर आते हैं, हेमंत उन्हें एक कुर्सी पर बिठाता है, जिसके बाद हेमंत की पत्नी कावेरी पंडित से कहती है, पंडित जी, जैसा रिश्ता मैंने आपसे बोला था लाने के लिए, आप वैसे रिश्ते लेकर आए हो या नहीं? देखो, मैंने पहले ही अपनी सारी डिमांड बता दी थी, आपको अब एक भी डिमांड कम नहीं होनी चाहिए। और हाँ, बदले में हम कुछ नहीं देने वाले, दहेज के नाम पर हमारे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। अरे देखो बहन, मैंने तो सारी सेटिंग कर ली है, लेकिन मुझे मेरा हिस्सा एडवांस में चाहिए। अगर तुम मेरा हिस्सा मुझे एडवांस में नहीं दोगी तो ये समझो रिश्ते की बात भी पक्की नहीं होने वाली। कावेरी एक झोले में कुछ पैसे निकाल कर पंडित को दे देती है, जिसके बाद वो उससे कहती है, पंडित, ये पैसे मैंने अपने घर को गिरवी रखकर तुम्हें दिए हैं, अब देख लो, जरा भी कमी हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होने वाला। पैसों के लालच में आकर पंडित बहुत बड़े अमीर घर से कावेरी और हेमंत की बेटी का रिश्ता तय कर देता है। कुछ ही दिनों में उनकी बेटी शिल्पा शादी करके अर्जुन के साथ उसके घर पर आ जाती है। देखो शिल्पा, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है और अब तुम ही इस घर की कर्ता धर्ता हो। आज से तुम्हें ही इस घर को संभालना है। अरे आप चिंता मत करो, मैं अपनी सारी जिम्मेदारी अच्छे से संभाल लूंगी, ये मेरा आपसे वादा है। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। बस आप ये समझ लो, आज से आप अनाथ नहीं हो, बल्कि मेरे माता पिता आपके माता पिता हैं। अर्जुन अनाथ था, उसका इस दुनिया में कोई नहीं था, लेकिन वो बहुत ज्यादा अमीर था। वहीं शिल्पा के माता पिता हर रोज उनके घर पर किसी न किसी बहाने से आते ही रहते और कोई न कोई मजबूरी बताकर अर्जुन से पैसा लेने लगते। क्या बताए तुम्हें, तुम हमारे घर के दामाद नहीं बल्कि हमारे बेटे की तरह हो। लेकिन बेटा, हमारे खुद के बेटे की नौकरी कहीं लग नहीं रही। उसकी नौकरी लगाने के लिए हमें कई लाख रुपए की जरूरत है। पहले तो हम ये सोच रहे थे कि अपना मकान गिरवी कर उसकी नौकरी में पैसा लगाएंगे, लेकिन तुम्हारी शादी के समय हमने अपना मकान पहले ही गिरवी रख दिया था। हेमंत और कावेरी दोनों ही मिलकर अर्जुन को इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, जिसके बाद अर्जुन को उनके ऊपर बहुत तरस आता है। पहले तो अर्जुन उनका मकान गिरवी से निकलवा लेता है और उसके बाद उनके बेटे की नौकरी में पैसा भी देता है। धीरे धीरे अर्जुन अपने ससुराल वालों को अपने लेवल में ले आता है, जिसके चलते जहाँ तो वो सब इतने गरीब थे, अब वो अर्जुन की तरह अमीर हो जाते हैं और एक अच्छी खासी लग्जरी लाइफ जीने लगते हैं। हाँ, प्यारा लग रहा है हमारा घर, यही घर है जिसके अंदर हम घुट घुट कर जी रहे थे, और अब इस घर में हर एक चीज की सुविधा है। माँ, एक तरफ मेरी सरकारी नौकरी तो दूसरी तरफ अपना खुद का बिजनेस। इतना पैसा छाप रहा हूँ मैं जितना आज तक किसी ने नहीं छापा होगा। एक तू ही तो हमारे घर में सबसे बढ़िया बेटा है हमारा। हाँ, तूने बहुत अच्छा किया। इधर ये लोग खुशियां मना रहे होते हैं, उधर बेचारा अर्जुन बहुत ज्यादा परेशान होता है। क्या हुआ जी, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो? शिल्पा, मैं परेशान नहीं होऊंगा तो क्या होऊंगा। मुझे बहुत बड़ा लॉस हुआ है मेरे बिजनेस में और ये लॉस होता ही जा रहा है। मुझे तो लग रहा है कल तक हम बहुत ज्यादा कंगाल हो जाएंगे। अर्जुन का सोचा वो बिल्कुल सही होता है। कल तक वो अपनी सारी कंपनी और बाकी की सारी चीजें, यहाँ तक कि जिस हवेली में वो रह रहा होता है, वो उस सब को लॉस में गवा देता है। उसकी हर एक चीज की नीलामी हो जाती है और वो सड़क पर आ जाता है। उनके सर पर छत तक नहीं होती, जिसके चलते शिल्पा अर्जुन को अपने साथ अपने मायके में ले आती है। ऐसा कैसे हो सकता है, रातों रात तुम सड़क पर आ गए? कोई बात नहीं बेटा, इसे अपना ही घर समझो, आज से तुम हमारे ही साथ रहोगे। पहले के कुछ दिन तक तो अर्जुन को अपने ससुराल में बहुत अजीब सा लगता है, लेकिन कुछ दिन बाद वो थोड़ा कंफर्टेबल फील करता है। लेकिन कुछ दिन होते ही कावेरी अपना रंग दिखाना शुरू कर देती है। अरे दामाद जी, यहाँ बैठे हुए क्या कर रहे हो? बैठे रहने से अच्छा है कि हाथ पैर हिलाते रहो। जाओ बाजार जाकर सब्जियां ले आओ। कावेरी की बात सुनकर अर्जुन उसे मना नहीं कर पाता, जिसके बाद वो कावेरी से पैसे लेकर बाजार में जाता है। हफ्ते भर की सब्जियां उठाकर ले आता है। उसके आते ही कावेरी उससे कहती है, अरे दामाद जी आ गए। देखो, मेरे आज हाथों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। शिल्पा भी जॉब ढूंढने के लिए बाहर गई है, तो मैं सोच रही थी कि अगर आप रसोई के बर्तन धो दोगे तो कोई आपत्ति तो नहीं होगी आपको। माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं भी इस घर का बेटा ही हूँ। इस घर के काम करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं अभी मांज देता हूँ।
अर्जुन ऐसा कहने के बाद सारे बर्तन मांज कर रख देता है। ऐसे ही कावेरी अब उससे घर के हर एक काम करवाना शुरू कर देती है, फिर चाहे वो सुबह का नाश्ता हो या घर की सफाई हो या फिर बाजार से सब्जियां लेकर आनी हो। एक दिन कावेरी गुस्से से अर्जुन के पास आती है और उससे कहती है, वाह रे वाह, क्या बात है, देखो तो सही, यहाँ पर फ्री फोकट की तोड़ने के लिए बैठ गए हो। अरे खाना खाना इतना जरूरी था, मतलब काम कोई और आकर करेगा क्या? इस घर में कोई नौकर नहीं है जो तुम इतनी फुर्सत से खाना खा रहे हो। ये सब शिल्पा सुन लेती है, जिसके बाद वो अपनी माँ से कहती है, माँ, ये क्या तरीका है इस घर के दामाद से बात करने का? अगर आपको कोई काम करवाना है तो आप चिराग भैया से भी तो करवा सकती हो। चिराग इस घर का बेटा है, इस घर का घर जमाई नहीं है, और घर जमाई तो होता ही कुत्ता है, जितना उससे काम लिया जाए उतना अच्छा है। अपने पति को इतना जलील होते हुए शिल्पा से जरा भी बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि उसकी माँ के लिए उसके पति की कोई वैल्यू ही नहीं रह गई थी, जिसके चलते वो अपने भाई चिराग के साथ मिलकर एक प्लानिंग करती है। ये सब क्या होता रहता है इस घर के अंदर? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता माँ। अरे आप अभी इतनी बूढ़ी भी नहीं हुई हो, क्या आप अपने पैर नहीं हिला सकती हो? जाओ जाकर मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ। अरे बेटा, गुस्सा क्यों होता है, अभी लेकर आती हूँ पानी तेरे लिए। चिराग सुबह शाम अपनी माँ को हर एक छोटे मोटे काम के लिए परेशान करके रख देता है। वो एक मशीन की तरह अपने बेटे के पीछे घूमती रहती है। एक दिन वो अपनी ही माँ और अपने ही पिता को घर से निकालने के लिए कह देता है, अरे जब देखो तुम दोनों इस घर में मुफ्त की रोटी खाते रहते हो, तुम्हारा वैसे भी इस घर में कोई काम नहीं है, जाओ इस घर से निकल जाओ। अब मैं अपनी पसंद की लड़की से शादी करके इस घर में आराम से रहूंगा। कावेरी और हेमंत दोनों ही अपने बेटे के सामने बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन चिराग उनकी एक नहीं सुनता, जिसके बाद अपने सास ससुर के लिए अर्जुन एक्शन लेता है और चिराग को बहुत प्यार से समझाता है। ये देख कावेरी और हेमंत को अपनी गलती का पछतावा होता है। अरे दामाद जी, हमें माफ कर दीजिए, हमने आपके साथ बहुत ज्यादती की, लेकिन आज पता चला कि दामाद असलियत में बेटे की तरह ही होता है। हमने जो किया उसकी गलती तो हम भुगत ही रहे हैं, लेकिन बेटा, हो सके तो हम दोनों को माफ कर देना। अर्जुन उन्हें माफ कर देता है, जिसके बाद वो उन्हें अपने गले से लगा लेता है। मैं आपका दामाद हूँ, लेकिन हमेशा बेटा बनकर रहूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। ये देखते ही शिल्पा अपनी माँ को हकीकत बताती है कि किस प्रकार उसने उन्हें उनकी गलती का एहसास दिलाया। उस दिन के बाद से कावेरी अपने दामाद की बहुत मदद करती है, उन्हें एक घर रहने के लिए देती है और अर्जुन को दोबारा से बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा भी देती है। कुछ ही समय में अर्जुन फिर से अच्छा खासा बिजनेस शुरू कर देता है और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। मालती ने हाल ही में 2 हफ्ते पहले अपने बेटे रॉकी की शादी दहेज के चक्कर में एक काली लड़की से करवा दी थी। शादी के कुछ दिनों बाद ही मालती और रॉकी उसे जबरन सुनाने लगते हैं। ऐसे ही सुबह तारा बहू पोंछा लगा रही थी, तभी मालती आती है और फिसलते फिसलते बच जाती है। अरे राम रे, बच गई मैं तो, निकम्मी कलूटन बहू कहीं की। तू मुझे मारना चाहती है ना, क्योंकि मैं तुझे सुनाती हूँ, लेकिन मेरी एक बात कान खोल कर सुन ले, जब तक तेरी काली शक्ल मैं देखती रहूंगी तब तक तू सुनती रहेगी। चल हट परे। नहीं माँ जी, मैं अभी दोबारा पोंछा लगा ही रही थी, कुछ काला काला हट नहीं रहा था फर्श पर से। जल्दी से यहाँ से सफाई करके मेरे कमरे में गरम गरम पनीर प्याज की भजिया लेकर आ, कलूटी। जी माँ जी। सास अपनी बहू के हाथ पर चढ़कर चली जाती है, जिससे तारा की उंगली पिचक जाती है। आह माँ जी, कोई नहीं, ठीक हो जाएगा। उंगली पर फूंक मारती हुई तारा काम निपटा कर सास के लिए भजिया तलने लगती है और उसको देकर आती है। इतने में रॉकी जोर से चीखता है, तारा, ओ ब्लैक वाइफ, जरा यहाँ आओ। मेरी शर्ट अभी तक प्रेस क्यों नहीं की तुमने? तुम्हें पता है ना, इस शर्ट को मैं मंडे को पहनता हूँ और आज मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग भी है। सॉरी जी, मैं अभी करके लाती हूँ, बस आप 2 मिनट दीजिए। मैं माँ जी के लिए भजिया तल रही थी ना, तो समय नहीं मिला। काम न करने के लिए और मेरा गला फड़वाने के लिए तुम पर 100 बहाने हैं। हाँ, जल्दी से करके लाओ। ये सुनकर तारा जल्दी से अपने पति के कपड़े प्रेस करके उसे दे देती है। फिर रॉकी तैयार होने के बाद कहता है, मेरे शू पॉलिश नहीं हुए हैं, चलो शू पॉलिश करो। अभी मेरे सामने बैठी हो यहीं पर? हाँ, आखिर तुम्हें तुम्हारी औकात भी पता चलनी चाहिए। पता नहीं कैसा बाप है तुम्हारा, दहेज के नाम पर एक सोने का सेट और एसी डबल बेड भिजवा दिया। अरे लाखों रुपए रखते हैं दामाद के हाथ में, लाखों रुपए, पर तेरा बाप तो गरीब निकला। रॉकी जी, जो भी बोलना है मुझे बोलिए, मेरे पापा को कुछ मत बोलिए, और वो आपके भी तो पिता के समान ही हैं।
तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? उनके हाथों में जितना बल था उतना आपके और माँ जी के कहने पर दिया है पापा ने। अच्छा तेरी ये मजाल, तू मुझसे जुबान लड़ाएगी हैं? अभी बताता हूँ। ये कहकर रॉकी तारा के बाल पकड़कर खींच लेता है। रॉकी जी, मेरे बाल छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। हाँ, दर्द होना भी चाहिए। एक तो काली सी है, तेरे से शादी की, और तू मुझ पर ही चढ़ रही है। बहस करेगी मुझसे? हाँ, इससे भी ज्यादा बुरा हाल करूंगा तेरा। माफी मांग मुझसे, वरना यूं ही झटपटाती रहेगी। रॉकी जी माफ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसा नहीं बोलूंगी। बहुत बढ़िया, अब जल्दी से शूज साफ कर मेरे। फिर रोती रोती तारा अपने पति के जूतों को पॉलिश करती है और रॉकी चला जाता है। वक्त गुजरता है। सिर्फ दहेज के कारण मालती और रॉकी तारा को प्रताड़ित करते थे। घर का इतना काम करवाते थे कि वो चैन से 1 मिनट भी नहीं बैठा करती थी। तो कभी उसे और उसके पिताजी को अपशब्द कहते थे। एक दिन मालती उसे पैर दबाने के लिए कहती है। ये क्या, मरे मरे हाथ चला रही है? ठीक से पैर दबा मेरे, वरना इसी पैर से मारकर तुझे धरती में लटा दूंगी। जी माँ जी। शक्ल भी ऐसी है कि मनहूस की शक्ल देखकर जी खराब हो जाता है। कल लो माई कहीं की। चल अपने बाप से 20 लाख मंगवा दे, मुझे अपने लिए एक नया हीरे का हार लाना है। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? आपके कहने पर मैं 1-2 बार जैसे तैसे थोड़े पैसे मंगवा चुकी हूँ पिताजी से। अब वो दहेज का कहाँ से जुगाड़ करेंगे, वो भी 20 लाख का? वैसे भी उन्होंने मेरी शादी में सारे पैसे लगा दिए हैं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ माँ जी, ये दहेज मांगना बंद कर दीजिए। ये सुनकर मालती आगे आकर बहू को चांटा मार देती है और तारा रोने लगती है। जुबान देखो कैसी कैंची की तरह चल रही है। भूल मत, मैं तेरी सास हूँ। तेरा पाप करीब हो गया, उसके पास पैसे नहीं हैं। चल ठीक है, अब मैं अपने बेटे के लिए दूसरी बहू ढूंढती हूँ, क्योंकि भाई मुझे तो माल चाहिए। नहीं नहीं माँ जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत कहिए। मेरी उनसे शादी हो गई है, तो आप दोबारा शादी क्यों करवा रही हैं? बकवास बंद कर। अब तू मुझे सिखाएगी कि मेरे बेटे के लिए क्या सही है। इतने में रॉकी भी आ जाता है। माँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा, और चिंता मत कीजिए, मैंने आपके लिए एक नई बहू ढूंढ ली है, जो कि बहुत पैसों वाली है। बस कुछ ही दिन में मैं उसे फंसा लूंगा अपनी बातों में मेरा मतलब पटा लूंगा, और हम दोनों शादी करेंगे। और फिर मुझे इस काली पत्नी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब से वो मेरी टाई बांधेगी, मेरे लिए गर्मा गर्म खाना बनाएगी। अच्छा बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। इस बात से तारा काफी सदमे में चली जाती है, क्योंकि उसकी जिंदगी उसके सामने ही उजड़ने वाली थी। और कुछ दिनों बाद ही रॉकी जेनिफर नाम की एक लड़की से शादी कर उसे घर ले आता है, जिसके हाथ पैर पर टैटू बने हुए थे। अरे वाह, मेरी प्यारी बहू आ गई, कितनी सुंदर है। टैटू भी बनवाए हैं और पैसे वाली भी है। हाँ माँ जी, देखिए, मैं बाहर आपके लिए मर्सिडीज कार और ये हीरे का सेट लाई हूँ। देखा माँ, आपकी अमीर बहू टैटू वाली। हाँ हाँ, देखा देखा। आजा बहू, आराम कर ले अपने कमरे में जाकर। मैंने इस कलूटन बहू का सामान निकाल दिया है। अच्छा माँ जी, चलो रॉकी, अपने रूम में चलते हैं। ये आप दोनों ने मेरे साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। कम बोल कल्लो माई, जाकर शरबत दे दोनों को। सास की बात सुनकर रोते रोते तारा उन्हें शरबत देकर आती है। अगले दिन मालती जेनिफर को कमरे से नीचे बुलाती है, तो वो अपनी शॉर्ट ड्रेस में आती है, क्योंकि वो एक मॉडल लड़की थी। बहू, ये तूने कैसे कपड़े पहने हैं? इतने छोटे छोटे, शर्म नहीं आती क्या? ओफो माँ जी, आपको तकलीफ हो रही है तो अपनी आंखों को तकलीफ दे दीजिए, क्योंकि अब मैं ऐसे ही रहूंगी यहाँ पर। अच्छा ठीक है, तू अमीर घर की है ना, इसलिए ऐसे ही कपड़े पहनेगी। खैर, अब अपने हाथ का कुछ स्पेशल सा बनाकर तो खिला दे। माँ जी, मैं यहाँ कोई नौकर वाले काम करने के लिए नहीं आई हूँ। अगर आपको खाना खाना है तो अपनी काली बहू से बनवा लीजिए। जेनिफर मालती को सुनाकर अपने कमरे में चली जाती है। फिर मालती ने दोबारा उसे काम करने की कही तो जेनिफर उसे भी मना कर देती है। ये बात मालती रॉकी को बताती है तो उसे गुस्सा आ जाता है, जिस बात को लेकर उसकी जेनिफर से लड़ाई हो जाती है। 1 हफ्ता गुजर जाता है। जेनिफर को सिर्फ खुद से मतलब था। फिर दोपहर के समय एक टैटू आर्टिस्ट आता है, जो जेनिफर के गर्दन के पीछे टैटू बनाता है। भैया, जरा अच्छे से बनाना, शाइनिंग वाला। जी मैडम। बहू, ये क्या है? तू टैटू क्यों बनवा रही है? तेरे हाथ पैर पर तो वैसे भी बने हुए हैं। माँ जी, मेरा मन कर रहा है,
तो मुझे टैटू बनवाने दीजिए। अभी तो मैं एक एक करके और भी जगह टैटू बनवाऊंगी थोड़े दिन बाद। बहू, हमारे घर में ये सब नहीं चलता है। तुम अपनी सीमा को पार कर रही हो अब। हाँ, तो सीमा रेखा लिमिट सबको पार करूंगी मैं, समझी आप? भैया, अभी आप मेरे कमर पर भी टैटू बना देना। ओके मैडम। फिर 2 टैटू आर्टिस्ट जेनिफर के गर्दन और कमर पर टैटू बनाता है और ये देखकर मालती और काली बहू को बहुत शर्म आती है। इतने में रॉकी भी आ जाता है और टैटू वाले को धक्का मारकर घर से बाहर निकाल देता है। What the hell, रॉकी? ये सब क्या है? तुमने उस बेचारी को धक्का देकर क्यों भगा दिया? जेनिफर, तुम्हें अकल वगैरह है भी या नहीं? हाँ, ये क्या कर रही हो? ऐसी जगह कोई टैटू बनवाता है क्या, वो भी घर में? मैं तुम्हें और नहीं झेल सकता, बंद करो अपना ये ड्रामा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या रॉकी? मुझे ये सब करना पसंद है और मैं टैटू बनवाऊंगी। जरूर इस बुढ़िया ने ही तुम्हें कॉल करके बुलाया होगा। ये सुनकर रॉकी एक तेज का चांटा जेनिफर को मारता है। तुमने मेरी माँ को बुढ़िया कहा? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तुमसे अच्छी तो मेरी काली पत्नी तारा है, जिसने आज तक माँ को एक शब्द भी नहीं कहा, जबकि माँ और मैंने उस पर इतना अत्याचार किया। पर अब मुझे तुम जैसी पत्नी नहीं चाहिए, इसलिए निकल जाओ अभी के अभी मेरे घर से। मुझे भी तुम्हारे साथ नहीं रहना। मैं तारा नहीं हूँ जिस पर तुम अत्याचार करोगे, समझे तुम? इसके बाद जेनिफर अपना सामान लेकर उस घर से निकल जाती है। वहीं रॉकी और मालती तारा से माफी मांगते हैं। अरे नहीं नहीं माँ जी, रॉकी जी, आप मुझसे माफी मत मांगिए। आपने मुझे अपना लिया, यही मेरे लिए बहुत है। इसके बाद काली बहू को अपना खोया हुआ सम्मान मिल जाता है और सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।